हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम कक्षा 10 का आनुवंशिकता संबंधी जो चैप्टर है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। आनुवंशिकता क्या है? आनुवंशिकता, सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। व्हाट इज जेनेटिक? आनुवंशिकता किसे कहते हैं? आनुवंशिकता की परिभाषा जनक जीवों से संतति में लक्षणों की संचरण को आनुवंशिकता कहते हैं। यानी जनक यानी माता पिता से जो करेक्टर है, जो लक्षण है, वो उनकी संतान में जो आते हैं, उस गुणों को हम आनुवंशिकता कहते हैं। आनुवंशिकता संबंधी जो अध्ययन करने का काम किया था वो ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था, फादर ऑफ जेनेटिक ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने कार्य को जिस पादप पे किया था उस पादप का नाम था गार्डन पी मटर पे है वह अध्ययन किया था। इस मटर का वैज्ञानिक नाम, वानस्पतिक नाम पाइसम सेटाइवा। गार्डन पी का बॉटनिकल नेम है पाइसम सेटाइवा, ये इसका वानस्पतिक नाम है। ये ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा है वह कार्य है वो किया गया था। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि मेंडल के पुनर्खोज करता है, रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म। मेंडल के बारे में मैं आपको पहले थोड़ा सा सामान्य परिचय बता दूं। मेंडल का सामान्य परिचय मेंडल का जो जन्म है वो 22 जुलाई 1822 ऑस्ट्रिया के हिसेनडॉर्फ नामक स्थान पे, ऑस्ट्रिया के हिजेंडॉर्फ के सिल्सिया नामक गांव में ग्रेगर जॉन मेंडल का है वो जन्म हुआ था। मेंडल का जन्म हुआ था। मेंडल 1857 में ग्रेगर जॉन मेंडल ने है वह काफ़ी प्रयोग किए थे और प्रयोगों के द्वारा है वह ग्रेगर जॉन मेंडल को है वह सफलता मिली थी। 1857 से 1865 तक ग्रेगर जॉन मेंडल ने जेनेटिक के संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रयोग है वह किए थे। मेंडल की जो डेथ है वो 1884 में हो जाती है, यानी उनका जो लाइफ पीरियड है वह लगभग 62 ईयर्स का है वह होता है और 62 ईयर्स तक है वह उन्होंने वह जेनेटिक में है वह योगदान है वह दिया था। इसके बाद हमारे यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म, मेंडल की पुनर्खोज करता रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म, रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म में नंबर 1 पे आते हैं हॉलैंड के हुगो डी ब्रिज। आफ्टर डेथ ऑफ ग्रेगर जॉन मेंडल,
मेंडल के जो नियम थे, मेंडल की जो बातें थी, उनको पुनः खोज करने का काम किया था, इसलिए रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म कहलाते हैं। 3 साइंटिस्ट थे। पहला हॉलैंड के हुगो डी ब्रिज, नंबर 2 जर्मनी के कार्ल कोरेंस, नंबर 3 ऑस्ट्रिया के इरिक वॉन शेरमार्क। ये मेंडल के पुनर्खोजकर्ता माने जाते हैं। मेंडल की मृत्यु के बाद है वो इन्होंने पुनः काम किया था, मेंडल की पुनर्खोजकर्ता माने जाते हैं। अब हमारे सामने प्रश्न आता है, मेंडल ने मटर के पौधे को क्यों चुना? के पौधे का क्यों चुना? अब उसके कुछ रीजन थे जिसके कारण ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे को चुना। पहले नंबर पे मटर के पौधे का आकार छोटा था। मटर का पौधे का आकार छोटा था। जब पादप का आकार है वो छोटा था, जिसके कारण उसके समस्त भागों को ये आसानी पूर्वक है वह देख सकता था, इसलिए ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे को चुना। नंबर 2 मटर के पौधे का जीवन काल वो भी है वह 1 वर्षीय शाख है, यानी ये पादप है वह 1 ईयर में अपने लाइफ टाइम को है वो कंप्लीट कर देता है। 1 वर्षीय शाख है, 1 वर्ष में अपने जीवन काल को पूरा कर देता है, जिसके कारण उसकी दूसरी पीढ़ी को आसानी पूर्वक ये देख सकता था। तीसरे नंबर पे मटर के पौधे में स्वपरागण, यानी जिसे अपन कहते हैं सेल्फ पोलिनेशन, और पर परागण, स्वपरागण और पर परागण, ये दोनों है वह आसानी पूर्वक है वह किए जा सकते थे। आसानी पूर्वक है वह किया जा सकता था। चौथे नंबर पे कारण था कि मटर के पौधे में 7 जोड़ी भिन्न भिन्न लक्षण पाए जाते हैं। 7 जोड़ी द्विपर्यासी, देयर प्रेजेंस ऑफ 7 सर्वल करेक्टर, 7 जोड़ी द्विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं। इन कारणों की वजह से मेंडल ने है वो मटर के पौधे को चुना। और 1-2 रीज़न मैं बता दूं आपको कि मटर का पौधा बाइसेक्सुअल प्लांट होता है, यानी ये द्विलिंगी प्लांट है, जिसमें नर और मादा दोनों है एक ही प्लांट में है वो स्थित होते हैं। तो बाइसेक्सुअल प्लांट होता है, जिसके कारण ये मेंडल ने है वो मटर के पौधे को है वो चुना था। इसके बाद हमारे सामने जो क्वेश्चन बनता है मुख्यतः रूप से कि मेंडल की सफलता के कारण लिखिए, तो आपके सामने ये क्वेश्चन बनता है, इसका आंसर क्या होगा कि मेंडल की सक्सेस के क्या रीजन थे? मेंडल की सफलता के कारण, व्हाट इज द रीजन देयर सक्सेस ऑफ ग्रेगर जॉन मेंडल? ग्रेगर जॉन मेंडल के वह सक्सेस के क्या रीजन थे? तो सबसे फर्स्ट नंबर पे इसका जो कारण हम मानते हैं कि मटर का पौधा आनुवंशिक रूप से शुद्ध था। देयर प्रेजेंस ऑफ जेनेटिक प्योरिटी, मटर का पौधा आनुवंशिक रूप से शुद्ध था। देयर प्रेजेंस ऑफ जेनेटिक प्योरिटी। सेकेंड नंबर पे जो रीजन था कि मेंडल ने एक समय में एक लक्षण की वंशांगति पर अध्ययन किया था। एक समय में एक लक्षण की वंशांगति पर
पर अध्ययन किया था। यानी वन टाइम वन करेक्टर हिज स्टडी। मेंडल ने 7 जोड़ी भिन्न भिन्न लक्षणों पे अध्ययन किया था। तो उसने एक समय में एक लक्षण, यदि वो उसके आकार को शो कर रहा है तो आकार पे अध्ययन किया था, यदि उसके रंग को देख रहा है तो रंग पे अध्ययन किया था। तो एक समय में एक लक्षण पे देखा था उसने। और तीसरा सक्सेस का जो रीज़न था ग्रेगर जॉन मेंडल का, वो मुख्यतः रूप से मेंडल के जो प्रयोग थे वो गणितीय नियमों पे आधारित थे। मेंडल के प्रयोग गणितीय नियम पर आधारित थे। इन सभी रीज़न की वजह से मेंडल ने है वह इसे मेंडल ने मटर के पौधे को है वह चुना और मेंडल को है वह इस कारण से है वह मेंडल को सफलता मिली थी। अब आगे हम स्टडी करेंगे मेंडल के नियम, लॉ ऑफ मेंडल, लॉ ऑफ मेंडलिज्म। ग्रेगर जॉन मेंडल के जो नियम हैं वो काफ़ी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। पहला मेंडल का नियम था प्रभावितता का नियम। लॉ ऑफ डोमिनेंट कहते हैं इसे। सेकेंड नंबर पे पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम, लॉ ऑफ सेग्रेशन। थर्ड नंबर पे स्वतंत्र अपव्यय का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये मेंडल के है वो 3 रूल्स थे। पहला प्रभावितता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम और तीसरे नंबर पे स्वतंत्र अपव्यय का नियम। तो इस नियमों के संबंधित बहुत सारी है वो अपवाद दिया है, लेकिन प्रभावितता का नियम कहता है कि जब एक जोड़ी भिन्न भिन्न लक्षणों के बीच में क्रॉस करवाया जाता है तो जिसके लक्षण F1 पीढ़ी में प्रकट होते हैं उन लक्षणों को प्रभावित, और जिनके प्रकट नहीं होते उन्हें अप्रभावित कहा जाता है। पृथक्करण का नियम यही कहलाता है जब एक जोड़ी भिन्न भिन्न लक्षणों के बीच में क्रॉस करवाया जाता है तो सभी युग्मक एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं और पूर्णतः रूप से कैसे होते हैं, शुद्ध होते हैं। और तीसरा नियम कहता है कि जब 2 जोड़ी भिन्न भिन्न लक्षणों के बीच में क्रॉस करवाया जाता है तो सभी लक्षणों की वंशांगति स्वतंत्र रूप से होती है। एक लक्षण की वंशांगति का दूसरे लक्षण की वंशांगति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये मेंडल का है वो तीसरा नियम है, वो बताता है। ये स्वतंत्र अपव्यय का नियम कहलाता है। अब उसके आगे हम बात कर रहे हैं कि एकल संकरण क्या है, व्हाट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। एकल संकरण जब एक जोड़ी विपर्यासी या भिन्न भिन्न लक्षणों के मध्य में क्रॉस किया जाता है
तो उससे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। जब एक जोड़ी भिन्न भिन्न लक्षणों के बीच में क्रॉस किया जाता है तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहलाता है, जिससे कैपिटल टी का क्रॉस होगा स्मॉल टी, तो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंतर्गत आता है। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम देखते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, तो इसका जो रेशो होगा वो फिनोटाइप जीनोटाइप रेशो है वह काफ़ी है वह अलग अलग होता है। फिनोटाइप रेशो हमारा आएगा 3:1 और जीनोटाइप रेशो 1:2:1 प्राप्त किया जाता है। ये मोनोहाइब्रिड में आता है। सेकेंड नंबर पे डाईहाइब्रिड क्रॉस। डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या कहलाएगा? जब दो जोड़ी भिन्न भिन्न लक्षणों के मध्य में क्रॉस किया जाता है तो इस प्रकार का जो संकरण, यह संकरण द्विसंकरण कहलाता है। जैसे हम कहते हैं कि वाई वाई आर आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर, तो ये येलो एंड राउंड सीड, ये रेड एंड रिंकल सीड, इसके बीच में क्रॉस कराया, यानी ये दो जोड़ी, तो दो जोड़ी के बीच में जो क्रॉस हुआ वो कौन सा संकरण कहलाया है? डाईहाइब्रिड क्रॉस। तो मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस है वह कराकर है वो फिनोटाइप और जीनोटाइप है वो रेशो प्राप्त किए जा सकते हैं। इसकी कल हम नेक्स्ट क्लास में है वो मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड के बीच में किस प्रकार से क्रॉस करवाया वो आगे है वह अध्ययन करेंगे। ओके, थैंक यू।